विकास से अछूते पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर जो गांव हैं उनको उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। वो गांव कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं और किन समस्याओं से वो जूझते हैं। लेकिन इनके बीच में एक और कहानी निकल के सामने आई जब हमने पूरे गांव का दौरा किया, उन ग्रामीण इलाकों तक पहुँचे कि दोनों चीज़ें साथ साथ हैं, विकास, विनाश और बीच में वहाँ के ग्रामीण। तो हमारे साथ वन परिक्षेत्र अधिकारी हैं, उनसे इस क्षेत्र के बारे में, उस जगह के बारे में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, उस क्षेत्र को कैसे बचाया जा सकता है और वहाँ के ग्रामीणों को सुविधाएं कैसे मुहैया की जा सकती हैं। रामजी शर्मा हमारे साथ हैं। शर्मा जी, बताएं कि आप लंबा समय आपने बिताया है, आपने कभी ढोड़न गांव और वहाँ के आसपास के जो गांव हैं, पलगुआ है या और भी जो गांव हैं, वहाँ आप बखूबी गए होंगे, आपके क्योंकि खेत का मामला है। तो वहाँ के लोगों को आज भी कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और तमाम समस्याएं उससे वो गाँव जूझ रहे हैं। आपने उस गांव के दौरा किया होगा, तो क्या समझा आपने कि आखिर इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है और आपने अपने स्तर से क्या कुछ प्रयास वहाँ पर किया? देखिए, उसमें मेन चीज़ ये है कि शासन का एक पूरा कॉन्सेप्ट है और हम लोग एक्चुअली शासन की योजनाओं को सबसे नीचे लेवल के आदमियों तक पहुंचाने का पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि हम लोग भी कुछ कर्तव्यनिष्ठाएं भी हैं और उनमें सबसे मेन ये है कि हमारा काम प्रायोरिटी से वाइल्ड लाइफ को बचाना है। अब उसके साथ साथ मानव जीवन को बचाना भी हमारा उद्देश्य है। तो कुछ ऐसा होता है कि गांव वालों को अपन बोलते हैं कि इस योजना का लाभ ले लो, लेकिन कभी कभी वो तैयार नहीं होते। तो राजनीतिक, आधिकारिक, डिपार्टमेंटल कुछ प्रेशर ऐसे होते हैं कि जिसमें हम चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। लेकिन आज भी वहाँ तक पहली बार सड़क नहीं पहुँच पाई, तमाम चीज़ें हैं, वहाँ के लोगों को तमाम लाभ नहीं मिल पाते। कहीं ना कहीं इसके बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व आता है। जब हम अधिकारियों से बात करते हैं या वहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं तो निकल के सामने आता है कि कहीं ना कहीं उसके आड़े बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो इस चीज़ को समझना चाहूँगा कि आखिर पन्ना टाइगर रिजर्व बीच में कैसे और कैसे उन चीज़ों के बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व खड़ा है। पन्ना टाइगर रिजर्व किसी के बीच में नहीं खड़ा। एक्चुअली क्या है ना कि वर्तमान में जो कोरोना का स्वरूप सबने देखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो किल्लत हुई है, उसकी बहुत बड़ी पूर्ति पन्ना टाइगर रिजर्व खुद अपने आप में कर रहा है। तो हम लोगों की कुछ बाध्यताएं हैं जो आज नहीं तो कल हम सभी लोगों को समझ में आने वाली है। तो विकास की बलि कोई ना कोई तो चढ़ता है, लेकिन अपन ये नहीं चाहते कि किसी का अहित हो, लेकिन कुछ तो बाध्यताएं हैं और हम सभी लोगों को समझौता कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा इसका रिजल्ट आगे चल करके कोरोना नहीं तो उसका दूसरा वेरिएंट जो आएगा उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में वहाँ के ग्रामीण बीच में फंसे हैं। जैसे सड़क की बात कर ली जाए, अगर वहाँ के सरपंच से बात की है तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वन विभाग की वजह से या पन्ना टाइगर रिजर्व की वजह से वहाँ सड़क नहीं पहुँच पाती। तो ऐसा क्या कारण है, क्या रिजल्ट निकलता है इस चीज़ का? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि गाइडलाइंस है। कुछ गाइडलाइंस ऐसी है कि हम लोग अपने कोर एरिया में, बफर एरिया में पक्की सड़क का निर्माण नहीं करते, कारण हमारी वाइल्ड लाइफ क्रॉस करती है। अगर गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो दुर्घटना बस उनके मरने का या उनके जख्मी होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और शिकारियों की समस्या जो कि अब तो बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी यदि यदा कदा होते तो वो तेज़ गाड़ी भगा करके भाग सकते हैं वहाँ से। इस वजह से पक्की सड़कों का निर्माण NTCA की गाइडलाइंस में है कि कोर एरिया में ये निर्माण नहीं होगा। तो ऐसे निर्माण भी वहाँ नहीं हो सकता, वहाँ सड़क भी नहीं पहुँच सकती। तो ऐसे में जो वहाँ के ग्रामीण हैं, विकास की मुख्य धारा से जुड़ना, मैं कहूँ तो बहुत ही मुश्किल काम है और जटिलता इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपने अपने स्तर पर क्या निष्कर्ष निकाला कि उन ग्रामीणों तक भी लाभ पहुँच जाए, जंगल भी बचाया जा सके, विकास भी हो जाए, विनाश भी ना हो और ग्रामीण भी सुरक्षित रहें और उनके समाधान हो जाए? सरकारी बाध्यताओं के हिसाब से जो निष्कर्ष है उसमें हम ग्रामीणों को भी समझना पड़ेगा। सरकार अपना भरपूर प्रयास कर रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कल से नहीं, आज से नहीं, वर्षों से उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी।
सरकार ने अपनी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं, राजनीतिक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ग्रामीण बहक जाते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ अशिक्षा का भी है, जो ये ग्रामीण काफ़ी लंबे समय से झेल रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। आज भी उनके पास, महिलाओं के पास पहनने के लिए आधी साड़ी है। एक महिला, अगर घर में 2 महिलाएं हैं तो एक महिला बाद में बाहर जाती है। क्यों? क्योंकि साड़ी एक ही है। अब आप मेरा भावार्थ समझ चुके होंगे कि कितनी गरीबी है, कितनी अशिक्षा है, और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। ये तो मैं नहीं कह सकता, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम ग्रामीणों को भी समझना चाहिए कि अगर सरकार थोड़ा प्रयास कर रही है तो वो सहयोग करे। आप किस दिशा में बात को ले जाना चाहते हैं कि सरकार के किस प्रयासों को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं इसके बीच में एक बात और निकल के आई हमारी पड़ताल में कि केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत कहीं ना कहीं वो विकास से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो पहले तो पन्ना टाइगर रिजर्व हो गया, अब केन बेतवा भी उसमें साथ में शामिल हो गए, तो ये क्या चीज़ है? केन बेतवा लिंक परियोजना विकास के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे पूरे बुंदेलखंड, आसपास का एरिया, जिसमें सिंचाई की सुविधा, बिजली, ये एक अलग पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, मतलब जो टाइगर लेस हो गया था पन्ना टाइगर रिजर्व, हम लोगों ने टाइगरों की संख्या को इतना बढ़ाया है। हमसे मतलब पुराना पूरा इतिहास है, उसमें बहुत सारे अधिकारियों का हाथ है। निश्चित रूप से जब जंगल कटेगा तो उनका रहवास जो होगा वो तो कम होगा। कंपनसेशन के रूप में जो कैंपा से होता है वो जंगल विकसित करने में सालों लग जाएंगे। तो ये मेरा पर्सनल वक्तव्य है, ये आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है तो साथ साथ चलना है। विकास और विनाश दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों करना जरूरी है। लेकिन जो ग्रामीण हैं, क्या जो कोर एरिया रखा गया है धौड़न गाँव, तो हमने जैसी जानकारी मिली है कि वो धौड़न ही मेन प्रोजेक्ट में आता है केन बेतवा परियोजना की। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ विकास अब हो भी जाता है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों ना वो समस्या पहले ही हल हो जाए, उनकी विस्थापन की कोई व्यवस्था की जाए, कहीं पन्ना टाइगर रिजर्व की मदद से या फिर शासन स्तर से या केंद्र से इसमें मदद मांगी जाए आपके द्वारा, या अन्य। उसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, विस्थापन का पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। इसका सर्वे ऑलरेडी पहले हो चुका है। प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपए के हिसाब से कंपनसेशन देने को तैयार है, लेकिन कुछ ग्रामीण किसी के बहकावे में आकर के उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, अशिक्षा की वजह से। कुछ राजनीतिक प्रेशर रहता है, किसी की व्यक्तिगत समस्या है, और दूसरा ये आपने जो बोला ढौड़न केंद्र बिंदु है उसका, तो ये ढौड़न ही केंद्र बिंदु क्यों है इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एलिवेशन के हिसाब से कि कहाँ पे डैम बनना है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का मामला है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये चंदनगर में बन जाएगा या ये पलका में बन जाएगा। तो जहाँ नदी का बहाव होगा बनेगा तो वहीं पर। अब उसमें यदि कुछ लोग प्रभावित होते हैं तो उन्हें शासन की मंशा को समझते हुए प्रयास करना चाहिए। और वो मेरे ख्याल से जब वहाँ पे ना लाइट है, ना स्कूल है, ना सड़क है, अशिक्षा की सुविधा है, दूरी है, आज वहाँ पे शादी विवाह नहीं हो रहे हैं लड़कों के कारण, कोई भी अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है, क्योंकि दूरी इतनी है, मतलब सारी समस्या है। तो उनको भी समझना चाहिए कि वो बाहर आकर के बहुत बेहतरीन जीवन यापन कर सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। तो कुछ कंप्रोमाइज़ उनको भी करना चाहिए। शासन की हर एक चीज़ गलत नहीं होती, क्योंकि शासन केवल एक व्यक्ति के कहने से नहीं चलता, उसमें बहुत सारे IAS, सचिव, सब लोगों का दिमाग लगता है उसमें, तब जाकर के कोई योजना बनती है। तो उसमें कुछ आगे चल कर के क्या लाभ मिलेगा वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है। तो कहीं ना कहीं हमने जब पता किया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी के वक्त पर ये परियोजना का कहीं ना कहीं शुभारंभ कहा जाए या नींव रखी गई थी। 37 नदियों को जोड़ने की बात हुई थी, उनमें से एक नदी हमारी एक केन बेतवा परियोजना थी। तो इससे करीब 4 जिलों को फ़ायदा मिलना था उस वक्त के अपडेट के हिसाब से।
लेकिन वो आज उस बात को 15-20 साल बीत चुके हैं। अधर में वो परियोजना भी लटकी है, अधर में वहाँ का विकास भी लटका है और अधर में वहाँ के ग्रामीण भी लटके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द उन लोगों को या तो वहाँ से ले जाकर कहीं विकास से जोड़ा जाए और कहीं या विस्थापन किया जाए? तो क्या आपका मत रहेगा? अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मैं बचना चाह रहा था। ये एक राजनीतिक प्रश्न है। अटल जी के समय हुआ, फिर अटल जी के समय के बाद किसकी सरकार बनी? अटल जी ने तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भी चालू की थी, फिर उसका क्या बोलते हैं, जो फॉलो होना चाहिए था वो कम हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी व्यक्तिगत बाध्यताओं से अलग हैं। तो इसके बारे में जवाब देना तो बहुत मुश्किल है कि कोई परियोजना क्यों लेट हुई और कोई परियोजना क्यों जल्दी हो जाती है। तो ये सब राजनीतिक प्रश्न है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं अब सरल भाषा में आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि आखिर आपने क्या निष्कर्ष निकाला और अब क्या होना चाहिए? विकास भी हो और विनाश भी ना हो। सीधे सरल शब्दों में यही है कि विकास भी हो, विनाश भी ना हो और सभी व्यक्ति अपनी अपनी बाध्यताओं को समझें।